प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो एमकॉम प्रीवियस के लिए बनाया जा रहा है। अब हमें सामान्य जानकारी होना चाहिए कि एमकॉम प्रीवियस में कितने पेपर चलते हैं। तो एमकॉम प्रीवियस में 4 पेपर चलते हैं, चारों ही कंपलसरी है। उन चारों पेपरों का नाम इस प्रकार है। पहला पेपर का नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा पेपर है उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तीसरा पेपर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, और चौथा पेपर है बिजनेस इन्वायरमेंट। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, संगठन का अर्थ और परिभाषाएं, इसके अलावा उसकी विशेषता है। ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो फर्स्ट पेपर है आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें भी आपके सिलेबस में जो ये है उसमें भी ये इस पेपर में भी है ये टॉपिक। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इसमें भी आपके कवर होता है। तो कुल मिला के 2 पेपरों में ये जो हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो 2 पेपर में है। तो अब हम यहाँ पे संगठन का अर्थ, परिभाषा है और उसके अलावा उसकी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग एंड डेफिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्तमान समय में देखा जाए तो मनुष्य का कोई प्राणी संगठनों के बिना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन आर एन इंटीग्रेट पार्ट ऑफ आवर लिव्स। इसलिए पूरी दुनिया की मानव जाति ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करती है, उनमें रहती है, उन्हें प्रभावित इफेक्टेड करती है तथा स्वयं भी प्रभावित होती है। हम लोग संगठनों में जन्म लेते हैं, वी आर बोर्न इन द फैमिली, तथा मरते भी संगठन में ही हैं। संगठन का मतलब समाज। इसके अलावा शादी विवाह, अन्य सामाजिक कार्य, सोशल एक्टिविटी, अन्य सामाजिक कार्यकलाप संगठनों में ही कंप्लीट करते हैं। और आगे शिक्षा, नौकरी, बिजनेस आदि भी हम संगठन में ही करते हैं। हम लोग संगठनों से ही हमारी आवश्यकता की वस्तु तथा सेवाएं प्राप्त करते हैं। आवश्यकताएं की वस्तु कौन? गुड्स एंड सर्विस संगठन से ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं संगठन के बिना किसी का भी अस्तित्व ही नहीं होता, ठीक है। अब हम इनसे जनरल सेंस में, जब सामान्य शब्दों में संगठन का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि संगठन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन संस्था के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था के संसाधनों तथा मानवीय प्रयासों में इस प्रकार संबंध स्थापित करता है कि न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त किया जा सके। मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट प्राप्त करना मेन उद्देश्य क्या है इसका, वापिस देखते हैं। संगठन व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो संस्था के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था के संसाधनों तथा मानवीय प्रयासों में इस प्रकार संबंध स्थापित करता है कि न्यूनतम प्रयासों से, मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट प्राप्त किया जा सके, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है। प्रयास तो कम से कम होगा लेकिन परिणाम अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे। अब संगठनों के अर्थ के बारे में प्रबंध के जो विद्वान हैं उनका अलग अलग दृष्टिकोण रहा है। कुछ विद्वान संगठन को व्यक्तियों का समूह कहते हैं, अन्य विद्वान इसे व्यक्तियों के आपसी संबंधों का ढांचा कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल रिलेशन अमॉन्ग पर्सन्स कहते हैं।
संगठन शब्द के और भी अच्छी तरह से समझने के लिए किताब में लेखकों द्वारा परिभाषाएं दी गई है। हम उन्हीं परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे जो समझने में सरल हो और छोटी हो, जिससे कि हमें आसानी से याद हो जाए। तो कुछ मुख्य जो विद्वान हैं उनकी परिभाषाओं का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है, डिस्प्ले पे देखिए आप, ये 3 जो मैंने डेफिनेशन दी है अलग अलग राइटरों की, वो इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम जो भी मैंने बताया आपको, मिनिमम एफर्ट से अधिकतम परिणाम। संगठन व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो संस्था के सामान्य निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था के साधनों तथा मानवीय प्रयासों में इस प्रकार संबंध स्थापित करता है कि न्यूनतम प्रयासों से, मिनिमम एफर्ट से अधिकतम परिणाम, मैक्सिमम रिजल्ट प्राप्त किया जा सके। अब जो राइटर का नाम है मैकफार्लैंड के अनुसार ये क्या कहते हैं संगठन के बारे में? संगठन व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगा, विशिष्ट है या लिखा हुआ, विशिष्ट समूह है जो उद्देश्यों की प्राप्ति में अपने प्रयासों का योगदान देता है। ठीक है, ये परिभाषा दी इन्होंने, को किसने दी है? मैकफार्लैंड के अनुसार। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू मैकफार्लैंड, एन identifiable group of people contributing their efforts towards the attainment of goals is called organization। इसी प्रकार दूसरा राइटर है उर्विक, वो क्या कहता है संगठन के बारे में देखते हैं। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं को विभाजित करना तथा व्यक्तियों को सौंपी गई क्रियाओं को समूह में व्यवस्थित करना संगठन है। अब उर्विक जो इंग्लिश में जो इसका अनुवाद है उस प्रकार है। उर्विक क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग इज द डिवाइडिंग अप ऑफ द एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी टू एनी पर्पज एंड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स विच आर सेंड टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, इन्होंने ने ये दी है। फिर उसके अलावा तीसरा जो है चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार संगठन सचेत रूप से समन्वित सामाजिक अंतर्व्यवहारों तथा शक्तियों का समूह है जिसका एक सुविचारित एवं सामूहिक उद्देश्य होता है। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू चेस्टर आई बर्नार्ड, ऑर्गेनाइजेशन इज ए set of consciously coordinate social interactions and forces that have a deliberate and joint purpose। तो इस प्रकार ये परिभाषा हो गई। इस परिभाषा को आपको याद करना है। अब हम आगे इसको निष्कर्ष के रूप में देखते हैं। संगठन जहाँ एक और विभिन्न कार्यों एवं क्रियाओं में प्रभावपूर्ण समझ से इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की प्रक्रिया है। कार्यों में प्रभावपूर्ण समझ स्थापित करने की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। वहाँ दूसरी ओर कार्यरत व्यक्तियों के बीच मधुर संबंध स्थापित करना की कला है। एक तो पहला क्या है? प्रभावपूर्ण समझ स्थापित करना है। फिर दूसरा है जो संस्था में कार्यरत है, वर्किंग जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं व्यक्ति, उनके बीच मधुर संबंध स्थापित करने की कला है। कौन सी आर्ट्स है? मधुर संबंध स्थापित, आपस में भाईचारा मिलजुल के रहने की जो उनका संबंध है वो स्थापित करने की कला है, जिससे कि उनके बीच बिना बाधा के संप्रेषण, जिसमें वो उनका कम्युनिकेशन क्या हो सके, बिना बाधा के कम्युनिकेशन हो सके तथा साथ से भूमिकाओं की संरचना की जा सके। ये इस प्रकार इसका संगठन का अर्थ हुआ। अब हम आगे जब इसकी जो विशेषता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो संगठन की विशेषता, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले विशेषता है सामान्य उद्देश्य, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। संगठन सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। ठीक है, इसको उस उद्देश्य
कार्यरत व्यक्तियों के अधिकार यानी राइट्स, फिर इसके अलावा कर्तव्य ड्यूटीज़ एवं उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव की स्पष्ट करना ही आवश्यक नहीं है, अपितु उसकी कुशलता या दक्षता तथा क्रमबद्धता समन्वय भी करना जरूरी है। ठीक है, ये इसका सामान्य उद्देश्य हुआ। क्या है इसका उद्देश्य? सामान्य उद्देश्य में क्या लिखना है आपको? संगठन सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य कार्यरत व्यक्तियों के अधिकार राइट्स, ड्यूटीज़, कर्तव्य एवं उद्देश्यों को स्पष्ट करना ही नहीं है, इसके अलावा कुशलता तथा क्रमबद्धता में समन्वय भी लाना है। पहली। फिर दूसरा है व्यक्तियों का समूह, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इस संस्था में व्यक्तियों का समूह। यहाँ पे एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना है, व्यक्तियों का समूह तो है, लेकिन यहाँ पे ये स्पष्ट कर देना उचित है, ये बताना ज़रूरी है कि भीड़ भी व्यक्तियों का समूह ही होते हैं। भीड़ भी क्या होती है? जो क्राउड होता है वो भी क्या है? व्यक्तियों का समूह ही होता है, किंतु संगठन नहीं होता है। भीड़ संगठन नहीं हो सकता। वाई? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब इसका आंसर ये है, भीड़ का कोई एक सामान्य उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं होता है तथा भीड़ किसी नेता लीडरशिप के नेतृत्व में कार्य भी नहीं करती है। भीड़ तो मनमानी करती है, इसलिए भीड़ को संगठन नहीं माना जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, इसमें हमने देखा व्यक्तियों का समूह में संस्था में कार्यरत व्यक्तियों की अधिकता होने के कारण संगठन का जन्म हुआ है, इसलिए संगठन को व्यक्तियों का समूह कहा जाता है। वे समूह किसी अधिशासी नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करते हैं। तीसरी विशेषता इसकी प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। संगठन किसी भी संस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इसकी सफलता एवं स्थायित्व में योगदान करती है। किसकी सफलता में? संस्था की सफलता में संगठन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध में संगठन का वही स्थान है जो मानव शरीर में मेरुरज्जा या मेरुदंड, यानी मेरुदंड का मतलब होता है बैकबोन, जो हमारी जो हड्डी होती है बैकबोन, जो मानव के शरीर में बैकबोन होता है, उसका जो काम है या उसका जो स्थान है वही प्रबंध में संगठन का स्थान होता है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया आपके? कहने का मतलब ये प्रबंध में संगठन का वह स्थान है जो मानव के शरीर में बैकबोन का होता है। ठीक है, इस प्रकार बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य है ये। फिर नेक्स्ट है, ये एक प्रक्रिया है, इट इज़ ए प्रोसेस। संगठन एक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें संस्था के कार्यों को निर्धारित करने अथवा समूह को बांटने अथवा योग्य कर्मचारियों को सौंपने एवं आपसी संबंधों की व्याख्या करना सम्मिलित है। नेक्स्ट है, संगठन एक पद्धति है, ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिस्टम। संगठन का निर्माण कई विभागों, कई डिपार्टमेंट या उसके जो अधीनस्थ डिपार्टमेंट आते हैं, उप डिपार्टमेंट है, उसके बीच की क्रियाओं से होता है। इसलिए प्रणाली का रूप दिया गया है इसको, या प्रणाली बोल सकते हैं या पद्धति भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको सिस्टम बोलेंगे। तो विभाग होते हैं और विभागों का भी उपविभाग के बीच क्रिया होती रहती है, इसलिए एक सिस्टम चलता रहता है। नेक्स्ट विशेषता है ये एक ढांचा है, इट इज़ ए स्ट्रक्चर है। ये संगठन एक ढांचा है, इसमें कार्यरत कर्मचारी के पारिश्रमिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है और उनके मध्य संबंधों की संरचना की जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये एक साधन है, साध्य नहीं, इट इज़ ए मीन्स नॉट ए एंड। संगठन एक साधन है क्योंकि इसमें उपक्रम की कार्यविधि एवं कार्यों का इस प्रकार स्पष्टीकरण किया जाता है कि उपक्रम उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, उपक्रम के जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति आसानी से की जा सके। नेक्स्ट प्रबंध का
एक तंत्र है। इट इज़ ए मैकेनिज्म ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है? प्रबंधन का एक तंत्र है। संगठन प्रबंधक का एक तंत्र है, क्योंकि ये बौद्धिक है। क्या है? बौद्धिक, दिमाग से संबंधित है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति, व्यवसाय या संस्था के लिए कार्मिक तथा अपूर्व है। ठीक है, ये एक बौद्धिक है, इसलिए क्या है? ये एक संगठन प्रबंध का एक तंत्र है, क्योंकि एक बौद्धिक क्रिया है, क्रिया के द्वारा होती है। इसको वापस देखते हैं। संगठन प्रबंधक का एक तंत्र है, क्योंकि ये एक बौद्धिक क्रिया है। ये संसद नहीं है और पूर्व निर्मित भी नहीं है। ये तो प्रत्येक व्यक्तिगत, व्यवसाय अथवा संस्था के लिए कर्मिक तथा अपूर्व है। नेक्स्ट है कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जब व्यक्ति में कार्य का विभाजन कर दिया जाता है तो समूह के रूप में संगठित होने की आवश्यकता महसूस करते हैं और सत्ता संबंधों से बाध्य होते हैं। ठीक है, कार्य का विभाजन कर दिया जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट, गतिशील वातावरण, डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्रत्येक संगठन वातावरण से प्रभावित होता है। ये संगठन के लिए खतरे उत्पन्न भी करता है और शुभ अवसर भी उत्पन्न करता है। दोनों ही बातें हैं। ये संगठन के लिए वातावरण क्या करता है? खतरे भी उत्पन्न करता है और शुभ अवसर भी प्रदान करता है। इसलिए संगठन को वातावरण की आवश्यकता के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट और लास्ट है ये व्यवस्थित कार्यप्रणाली, सिस्टमेटिक वर्किंग। संगठन एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली है। इसका कारण यह है कि इसमें नीतियाँ, कार्यविधियाँ एवं नियम आदि शामिल है, जिनका विभिन्न क्रियाओं के निष्पादन में इनका पालन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमने संगठन का अर्थ और उसकी विशेषता के बारे में चर्चा की। अब नेक्स्ट हम संगठन का महत्व के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।